मैं एक ट्रक चलाता हूं। ये बात तब की है जब देश में कोरोना फैला हुआ था। लॉकडाउन अभी हाल ही में हटा था और कुछ कुछ राहत मिलने लगी थी। मैं एक ट्रक में राशन का सामान पहुंचाकर घर वापस लौट रहा था। तभी रास्ते में मेरा ट्रक खराब हो गया। पिछले 24 घंटों से मेरा ट्रक एक हाईवे के किनारे खड़ा था। उसमें कुछ खराबी थी जिस पर मैकेनिक काम कर रहा था। सड़क में दूसरी कोई गाड़ी नहीं थी। वो मैकेनिक पास के ही एक गांव में रहता था। वो सुबह से शाम तक उस ट्रक में अपना दिमाग खपाता रहा, मगर उससे भी ट्रक ठीक नहीं हुआ। तंग आकर वो मुझसे बोला कि उस्ताद, ये ट्रक तभी ठीक हो पाएगा जब बाजार खुलेगी, क्योंकि उसके पास भी उस ट्रक के पार्ट्स नहीं थे। उसके बाद वो मैकेनिक अपने गांव की तरफ चला गया। शाम हो चुकी थी। सड़क में दूसरी कोई गाड़ी नहीं थी, क्योंकि कोई भी अपने घर से बाहर निकलने से डर रहा था। मैं ट्रक में चढ़ा और अपनी किस्मत को कोसते हुए अपनी सीट पर सिर पकड़कर बैठ गया। फोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। एक तो ट्रक चालू नहीं हो रहा था, ऊपर से फोन भी बंद पड़ा था, जिसकी वजह से मैं अपने घर पर भी बात नहीं कर पा रहा था। मैंने रात के खाने के लिए स्टोव में खिचड़ी चढ़ा दी। फिर खिचड़ी खाकर मैं ड्राइविंग सीट के पीछे लंबी वाली सीट में जाकर सो गया। करीब आधी रात में मुझे लोहे के औजारों की आवाजें आने लगी तो मेरी नींद खुल गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लोहे के औजारों के साथ मेरे ट्रक के नीचे कोई नट बोल्ट टाइट कर रहा हो। मैंने सीट के नीचे से एक लोहे की रॉड निकाली और एक टॉर्च जलाकर आवाज देता हुआ ट्रक से नीचे उतरा। हाँ भाई, कौन है? मैंने ट्रक के नीचे टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा वहां कोई भी नहीं था। मैंने अच्छे से ट्रक के आसपास भी देखा, मगर वहां भी कोई नहीं था। सड़क के किनारे एक घना जंगल था, उसमें भी मैंने टॉर्च की रोशनी डाल के अच्छे से देखा, मगर जहां तक उस टॉर्च की रोशनी जा रही थी वहां तक मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैं वापस ट्रक में चढ़ा। मैं एक घूंट पानी पीकर वापस लेट गया, मगर मुझे फिर से वही आवाज आने लगी, लोहे के औजार खनकने की आवाज। इस बार मैंने कोई आवाज नहीं की, बस चुपचाप दबे कदम ट्रक से नीचे उतरा और झट से ट्रक के नीचे टॉर्च की रोशनी डाल के देखा, मगर इस बार भी वहां कोई नहीं था। मगर तभी मुझे मेरे पीछे किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत पलटकर उस तरफ देखा तो मुझे खेतों के बीच पगडंडी में कोई भागता हुआ सा दिखाई दिया। मैं उसे गाली देता हुआ उसके पीछे भागा। ये वही रास्ता था जिधर वो मैकेनिक गया था, जिस तरफ उसका गांव था। खेतों के बीच भागते भागते मैं एक ट्यूबवेल के पास पहुंचा। मैंने चारों तरफ टॉर्च की रोशनी से देखा। चारों तरफ सिवाय खेतों के और कुछ नहीं था। आसमान साफ था, चांद पूरा खिला हुआ था, जिसकी चांदनी से दूर दूर तक थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था, मगर वहां दूर दूर तक तो कोई गांव नहीं था। मैंने ट्यूबवेल से पानी पिया और वापस अपने ट्रक की तरफ आने लगा, मगर जब मैं खेतों के बीच पगडंडी में चल रहा था तब मुझे मेरे पीछे से किसी के भारी भारी कदमों की आवाजें आ रही थी। मैंने तुरंत पलट के पीछे देखा, मगर मेरे पीछे कोई नहीं था। मैं वापस अपने रास्ते चलने लगा। तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने पलटकर पीछे देखा, मगर इस बार भी मेरे पीछे कोई नहीं था। मैं इतना तो समझ गया था कि वहां पर कुछ गड़बड़ है, कोई भूत या प्रेत, क्योंकि कदमों की आवाज और मेरे कंधे पर वो हाथ, वो सब इतना सच्चा था कि मुझे यकीन हो गया था कि वहां पर कोई है। मगर उसका ना दिखना, इसका मतलब साफ था कि वहां पर भूत है। मैं तुरंत अपने ट्रक की तरफ भागा। मैं खेतों के बीच पगडंडी में बेतहाशा भाग रहा था। तभी मेरी नजर मेरे ट्रक के पास गई। मैंने अपने ट्रक के पास एक काली परछाई को खड़े देखा। अंधेरे की वजह से मैं साफ नहीं देख पा रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हुई उसके करीब जाने की। मैंने टॉर्च की रोशनी उस काली परछाई के ऊपर डाली तो देखा वहां पर एक आदमी खड़ा था। मैंने ऊपर से नीचे तक उस पर टॉर्च की रोशनी डाली और उसे अच्छे से देखा। वो मुझे किसी नॉर्मल इंसान की तरह दिखाई दे रहा था। मैं उसके करीब गया। तब वो आदमी मुझसे बोला, अब उस्ताद, मैं रमेश हूं
अब यहाँ से कुछ दूर पीछे मेरा ट्रक का टायर पंक्चर हो गया है। टायर बदलने के लिए क्या मुझे आपका जैक मिलेगा? मैं टायर बदल कर वापस दे जाऊंगा। मैंने उस आदमी को अच्छे से देखा। वो आदमी गंजा था, एक आंख से भेंगा था। उसके माथे में चोट का निशान था, जिसके टांके साफ दिखाई दे रहे थे। चेहरे में हल्की काली सफेद दाढ़ी थी। मैं अपनी ट्रक में चढ़ा और सीट के नीचे से जैक निकाल के उस आदमी को दे दिया। उसके बाद वो आदमी वहां से चला गया। मैं ट्रक में चढ़ा और मैंने भगवान के आगे माथा टेका और उसके बाद मैं ड्राइविंग सीट के पीछे लंबी वाली सीट में जाकर लेट गया। काफी देर तक मुझे नींद नहीं आई। फिर न जाने कब लेटे लेटे मेरी आंख लग गई। सुबह किसी ने मेरे ट्रक के गेट में जोर से हाथ मारा। मैं हड़बड़ा कर खड़ा उठा और मैंने खिड़की से बाहर देखा। बाहर वही मैकेनिक था जिसने पिछले दिन मेरे ट्रक को ठीक करने की कोशिश की थी। वो मैकेनिक मुझसे बोला, आओ बाहर आ जाओ उस्ताद, मैं तुम्हारे ट्रक का पार्ट ले आया हूं। पुराना पड़ा था मेरे पास। इसकी मदद से तुम्हारा ट्रक शहर तक पहुंच जाएगा। बस आराम से ट्रक चलाना। फिर वो मेरे ट्रक में चढ़ा और ट्रक में से कुछ औजार और जैक निकाल लाया। जब मैंने उसके हाथ में जैक देखा तो मैंने हैरानी से उससे कहा, अब ये जैक ये तुम्हारे पास कहां से आया? वो बोला, उस्ताद ये जैक तुम्हारा ही तो है। यहीं तुम्हारी सीट के नीचे रखा हुआ था। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा, कल रात एक आदमी आया था, कुछ नाम था उसका, हाँ रमेश। वो बोला उसका ट्रक पीछे सड़क में कहीं पर पंक्चर हो गया है, तो तब वो मुझसे ये जैक मांग कर लेकर गया था। वो मैकेनिक हैरानी से बोला, क्या नाम बताया आपने उसका? मैंने कहा, रमेश। ये नाम सुनकर उसके चेहरे पर हैरानी के भाव छा गए। वो बोला, क्या उसके माथे में चोट का निशान था? आंखें भेंगी थी, अधेड़ उम्र का गंजा आदमी था। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल यही था। वो मैकेनिक बोला, लॉकडाउन से कुछ दिन पहले इसी सड़क में कुछ दूरी पर एक ट्रक पंक्चर होकर सड़क के किनारे एक पेड़ से जा टकराया था और पलट गया था। तब रमेश नाम का क्लीनर उस ट्रक के नीचे दबकर मर गया था उस्ताद। जैसा हुलिया आप बता रहे हो वो उसी रमेश का था। मुझे पूरा यकीन है कि आपको कल रमेश का भूत मिला था। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उस मैकेनिक से पूछा, अब कल रात मुझे ट्रक के नीचे किसी के होने का भी एहसास हुआ था। मैंने शोर मचाया तो वो उसी तरफ भागा जिस तरफ तुम्हारा गांव पड़ता है। मैंने उसका पीछा किया तो मैं एक ट्यूबवेल के पास पहुंचा। जब मैं उस ट्यूबवेल से पानी पीकर लौट रहा था तब मुझे मेरे पीछे किसी के कदमों की आवाज आई और किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। लेकिन जब मैंने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था और उसके बाद मुझे रमेश मिला। तब वो मैकेनिक बोला, उस्ताद ये इलाका ठीक नहीं है। यहां पर भूत प्रेत और कई आत्माएं घूमती हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन भूत है और कौन इंसान। इतना कहकर वो मैकेनिक मेरे ट्रक के नीचे घुसा और ट्रक को ठीक करने में जुट गया। कुछ देर बाद वो वहां से बाहर आया और मैंने उसे 500 का एक नोट थमा दिया। वो आखिरी 500 का नोट था जो मेरे पास था। उसके अलावा मेरे पास सिर्फ 100 के 2 नोट बचे हुए थे और कोई पैसा मेरे पास नहीं था। वो मैकेनिक पैसे लेता हुआ मुझसे बोला, उस्ताद ट्रक को जरा धीमे धीमे चलाना। इतना कहकर वो फिर उसी तरफ चला गया जिस तरफ वो कल रात गया था। अजीब बात थी, वो उस तरफ क्यों जा रहा था जबकि उधर तो दूर दूर तक कोई गांव था ही नहीं। मैं अपने ट्रक में चढ़ा और ट्रक स्टार्ट करके शहर की ओर बढ़ गया। काफी दूर पहुंचकर मुझे एक गांव मिला और वहां एक ढाबे में मैंने अपना ट्रक रोका और दाल रोटी ऑर्डर की। खाना खाकर जब मैं पैसे चुकाने के लिए काउंटर पर गया, मैंने पैसे चुकाने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला और पैसे बाहर निकाले। तब मेरे हाथ में 700 रुपए थे। 100 के 2 नोट के अलावा 500 का नोट भी था, वही आखिरी नोट जो मैंने उस मैकेनिक को दिया था। फिर ये नोट वापस मेरी जेब में कैसे आ गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब मुझे उस मैकेनिक की बात याद आई।
उस्ताद, ये इलाका ठीक नहीं है। यहाँ पर भूत प्रेत और कई आत्माएं घूमती हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन भूत है और कौन इंसान। मेरा नाम समायरा है और मैं एक नर्स हूं। जिस भयानक घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूं, वो घटना मेरे साथ 2008 में घटी थी। तब मेरा नर्सिंग करियर शुरू ही हुआ था। उस वक्त जिस हॉस्पिटल में मैं जॉब करती थी, वहां के डॉक्टर ने एक स्पेशल केस में एक बूढ़ी औरत के घर पे मेरी ड्यूटी लगा दी थी। 2 नर्सें थी जो शिफ्ट वाइज उस बूढ़ी औरत के घर पे काम करती थी। मेरी शिफ्ट रात में ही खत्म होती थी, रात के करीब 8 बजे। उस बूढ़ी औरत का घर शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव में था। शहर से उस गांव तक की सड़क रात में हमेशा खामोश रहती थी। मेरे पास मेरे डैड की एक पुरानी कार थी, जिससे मैं उस बूढ़ी औरत के घर आती जाती थी। एक रात मैं उस बूढ़ी औरत के घर से निकलने में थोड़ी लेट हो गई। फिर जब मैं अपनी कार से हाईवे में आई तो हाईवे में मेरी कार खराब हो गई। मैंने फोन चेक किया तो मेरे फोन में भी नेटवर्क नहीं थे। मैं काफी देर तक सड़क के किनारे अपनी कार में बैठी रही, इस उम्मीद से कि कोई गाड़ी आती दिखाई देगी तो मैं उससे शहर तक लिफ्ट ले लूंगी। मगर काफी देर तक कोई गाड़ी उस सड़क से नहीं गुजरी। इस बीच मैंने कई बार अपना फोन भी चेक किया, मगर फोन से नेटवर्क पूरी तरह से गायब थे। कुछ देर बाद मुझे दूर से किसी गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दी। उस गाड़ी से लिफ्ट मांगने के मकसद से मैं अपनी कार से नीचे उतरी और सड़क के करीब खड़ी हो गई। जब वो गाड़ी थोड़ा नजदीक आई तो मैंने देखा वो एक बहुत पुराने मॉडल का ट्रक था, जिसका पेंट भी पूरी तरह से मिट चुका था। उस लोहे के ट्रक में पूरी तरह से जंग लगा हुआ था। पीली हेडलाइट वाला वो ट्रक ऐसा लग रहा था जैसे वो ट्रक सीधा किसी कबाड़ खाने से आया हो। उस ट्रक से लिफ्ट मांगने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं सड़क से पीछे हटकर अपनी कार में जाकर बैठ गई, लेकिन वो ट्रक सीधा मेरी कार के सामने आकर रुका। मैंने उस ट्रक की तरफ नहीं देखा, मैं उसे इग्नोर कर रही थी। मगर तभी उस ट्रक का दरवाजा खुला और उसमें से एक आदमी कूदकर बाहर निकला। फिर वो सीधा मेरी कार की खिड़की के पास आया और झुककर कार की खिड़की से अंदर झांकते हुए बोला, एक्सक्यूज मी मैडम, लगता है आपकी कार खराब हो गई है। अगर आप कहें तो मैं आपको शहर तक छोड़ सकता हूं। वो सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं उस आदमी का जवाब ना देकर उसे इग्नोर करूं। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। वो एक 35-40 साल का आदमी था, जिसके गाल अंदर को घुसे हुए थे। चेहरे में हल्की दाढ़ी थी, आंखें भूरी थी। उसने सिर पर कैप पहनी हुई थी। मैंने उससे कहा, अब नो थैंक यू, मैं अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही हूं। मैंने उन्हें कॉल कर दिया है, वो कभी भी आते होंगे। वो ट्रक ड्राइवर बोला, क्या सच कह रही हो? मैंने कहा, हाँ, वो बस कुछ मिनट में यहां पहुंचते ही होंगे। फिर वो ट्रक ड्राइवर बोला, देखिए, आप बेफिक्र होकर मेरे साथ आ सकती हो। आप जहां कहोगी मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। ये जगह ठीक नहीं है और यहां पर नेटवर्क भी नहीं है। आपके हस्बैंड आपको कॉल कर रहे होंगे, अच्छा होगा आप मेरे साथ चलें। आगे चलकर नेटवर्क मिल जाएगा तो आप अपने हस्बैंड को बता दीजिएगा कि आप मेरे ट्रक में हैं। वैसे भी आपका पति आ रहा होगा तो हमें रास्ते में मिल जाएगा। न जाने क्यों मुझे उसकी बात ठीक लगी, और वैसे भी मैंने अपने हस्बैंड वाली बात झूठ कही थी। उस सुनसान हाईवे में न जाने कब मुझे दूसरी कोई गाड़ी मिलती, इसलिए मैं अपनी कार से उतरी और उसके ट्रक में जा बैठी। उसने ट्रक स्टार्ट किया और शहर की ओर बढ़ा लिया। काफी देर तक वो खामोशी से ट्रक चलाता रहा और फिर अचानक से बोल पड़ा, वैसे तुम्हें इस तरह किसी अनजान आदमी से लिफ्ट नहीं लेनी चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे में एक गंभीर भाव था। फिर उसके बाद मेरी नजर उसकी सीट के पीछे गई और जो मैंने देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सीट के पीछे एक आदमी लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थी और गला कटा हुआ था।
फिर मैंने उस ट्रक ड्राइवर के हाथ की तरफ देखा। उसके हाथ में खून लगा हुआ था। अब मैं समझ गई थी कि इस ट्रक में बैठकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन फिर मैंने अपनी घबराहट को छुपाते हुए उस ट्रक ड्राइवर से कहा, हाँ, आपने सही कहा, मगर आप जैसा नेकदिल इंसान एक बार में ही पहचान में आ जाता है, इसलिए आपके ट्रक में बैठना मुझे सेफ ही लगा। मेरी ये बात सुनकर उस आदमी के चेहरे से गंभीर भाव गायब हो गए और उसके होठों पर एक मुस्कान उभर आई। वो बोला, मैं जानता हूं तुम डरी हुई हो। तुमने मेरी सीट के पीछे वो लाश देख ली है और इसीलिए ये बात बोल रही हो। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं वो आप क्या? वो बोला, है, बेफिक्र रहो। अगर तुम इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक छोड़ दूंगा। बस ये वादा करो कि मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी, वरना मैं जानता हूं कि तुम रोज इसी रास्ते से आती जाती हो और तुम्हारा कोई पति नहीं है जो तुम्हें लेने आने वाला है। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार इस रास्ते में देखा है। आज उस रास्ते में खड़ा देखा तभी मैं तुम्हारे पास आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस आदमी से डरूं या उसका विश्वास करके निश्चिंत होकर बैठ जाऊं। उस ट्रक में एक लाश पड़ी हुई थी और मेरे बगल में एक साइको किलर बैठा हुआ था जो मुझे धमकी दे रहा था कि अगर मैंने किसी को उसके बारे में बताया तो वो अगली बार मुझे जान से मार डालेगा। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बस आप मुझे यहीं पर उतार दो, मैं यहां से खुद चली जाऊंगी। वो बोला, नहीं, यहां पर नहीं, यहां सुनसान है, अंधेरा है। यहां से कुछ दूरी पर एक गैस स्टेशन है, मैं तुम्हें वहीं छोड़ दूंगा। वहां से तुम्हें कोई ना कोई गाड़ी वाला लिफ्ट दे देगा। उसके बाद वो आदमी एकदम खामोश होकर ट्रक चलाने लगा। मैं रह रहकर अपने मोबाइल में देख रही थी। नेटवर्क तो आ चुके थे, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस को कॉल करूं या नहीं। अगर मेरे बगल में बैठे उस साइको किलर को पता चल गया कि मैंने पुलिस का नंबर डायल कर दिया है तो वो मुझे भी मारकर ट्रक के पीछे डाल देगा। इसलिए मैं बस चुपचाप बैठी रही। तभी कुछ दूरी पर मुझे कुछ रोशनी दिखाई दी। थोड़ा नजदीक पहुंचने पर देखा वो एक गैस स्टेशन था। उसे देखकर मेरी सांस में सांस आई। उस ट्रक वाले ने ट्रक उस गैस स्टेशन के सामने रोक दिया। मैं ट्रक से नीचे उतरने लगी तो वो आदमी मुझसे बोला, वादा याद है ना समायरा? मैंने उसकी तरफ देखा। वो मेरी आंखों में गहराई से देख रहा था। वो मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। मैंने कांपती आवाज में कहा, हाँ, मुझे याद है। उसके बाद मैं उस ट्रक से नीचे उतर गई। फिर वो ट्रक वहां से चला गया। मैं दौड़कर उस गैस स्टेशन में गई और स्टोर में जाकर सबसे पहले मैंने एक बोतल पानी लिया और एक घूंट पानी पीकर मैंने अपने भाई को कॉल करके बुलाया। थोड़ी देर में मेरा भाई आया और उसने मेरी घबराई हुई शक्ल देखकर मुझसे पूछा कि क्या हुआ, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसको क्या जवाब दूं, क्योंकि मेरे कानों में उस साइको किलर की वो आखिरी बात गूंज रही थी, वादा याद है ना समायरा? उसको मेरा नाम भी मालूम था। मेरा नाम बिरजू है। मैं वैसे तो ट्रक क्लीनर हूं, पर एक रात मेरे उस्ताद ड्राइवर शराब के नशे में एकदम धुत थे और ट्रक में जो सामान लोड था उसे अगली सुबह तक पहुंचाना बेहद जरूरी था। मुझे ट्रक चलाना थोड़ा थोड़ा आता था, उस्ताद जी ने ही सिखाया था, और उस रात तो मौका भी था और मजबूरी भी, तो मैंने ही ट्रक को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का फैसला कर लिया। मैंने अपने उस्ताद को जगाने की कोशिश की, मगर वो नहीं जागे, तो मैंने उन्हें ड्राइविंग सीट के पीछे लंबी वाली सीट में लिटा दिया और खुद ट्रक स्टार्ट करके बढ़ गया अपनी मंजिल की ओर। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा था। सड़क में हमारे अलावा कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। मैं ट्रक चलाते हुए बहुत खुश था
क्योंकि वो पहला मौका था जब मैं खुद से ट्रक चला रहा था, वरना उस्ताद जी तो सिर में टपली मार मार के ड्राइविंग सिखाते थे। जरा सी गलती हुई नहीं कि उस्ताद जी एक ही लाफे में कनपट्टी सेक देते थे। मैं पूरे जोश और खुशी के साथ ट्रक चला रहा था, मगर तभी ट्रक का पिछला टायर फट गया और ट्रक चलते चलते लहराने लगा। मैंने ट्रक को सड़क के किनारे रोका। मैंने उस्ताद जी को जगाने की कोशिश नहीं की। अगर वो उठ जाते और देखते कि ट्रक का टायर फट गया है और ट्रक मैं चला रहा था, तो वो मुझे तब तक गालियां देते रहते जब तक मैं उसका टायर नहीं बदल देता। मैं ट्रक से नीचे उतरा और ट्रक के पीछे जाकर टायर चेक करने लगा। मगर अजीब बात थी, मुझे टायर के फटने की आवाज तो आई थी और फिर ट्रक चलते चलते डगमगाने भी लगा था। ऐसा तभी होता है जब टायर फट जाता है या पंक्चर हो जाता है। मगर जब मैंने ट्रक के पीछे के टायर्स को चेक किया तो देखा वहां सभी टायर्स एकदम सही सलामत थे। फिर मैंने सोचा शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं ट्रक में चढ़ा और वापस ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। ट्रक चलाते चलाते मैंने एक नजर पीछे सोए हुए अपने उस्ताद जी पर डाली तो देखा पिछली सीट खाली थी। मैंने तुरंत ट्रक में ब्रेक मारे और ट्रक वापस मोड़कर उसी तरफ ले गया जिधर कुछ देर पहले मैंने ट्रक रोका था। वहां पर पहुंचकर मैंने उस्ताद जी को आवाज दी। आसपास अच्छे से देखा, मगर उस्ताद जी का ना कोई जवाब आया और ना ही वो कहीं दिखाई दिए। अब मैं परेशान हो गया था कि अचानक से उस्ताद जी कहां चले गए। कुछ देर पहले अगर वो पेशाब करने के लिए यहां पर उतरे होंगे तो कहीं उन्हें कोई बाघ या तेंदुआ तो उठाकर नहीं ले गया। यह सोचकर मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। मैंने सोचा थोड़ा अंदर जंगल में जाकर देख लूं, क्योंकि अगर वो नहीं मिलते तो बहुत मुसीबत हो जानी थी। थोड़ा अंदर जंगल में जाने के बाद मुझे दूर एक पेड़ के पास एक आदमी पेशाब करने की मुद्रा में खड़े दिखाई दिया। मैंने उस पर टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा वो आदमी मेरे उस्ताद जी ही थे। मैंने उन्हें आवाज दी, मगर वो वैसे ही खड़े रहे। लेकिन तभी मेरे पीछे सड़क में खड़े मेरे ट्रक का दरवाजा जोर से बंद हुआ। उस आवाज को सुनकर मैंने तुरंत पलटकर पीछे ट्रक की तरफ देखा। मैंने देखा उसमें कोई बैठा हुआ था। फिर मैंने वापस उस पेड़ की तरफ देखा जहां पर अभी उस्ताद जी खड़े होकर पेशाब कर रहे थे, मगर अभी वहां पर कोई नहीं था। मैं भागते हुए ट्रक के पास गया और मैंने ट्रक में चढ़कर देखा उस्ताद जी ट्रक में ही थे। वो पीछे वाली सीट में सोए हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे शुरू में सोए हुए थे। मैंने भगवान को हाथ जोड़े और शुक्र मनाया कि उस्ताद जी वापस गाड़ी में आ गए। फिर मैंने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। अभी मुझे ट्रक चलाते हुए कुछ ही देर हुई थी कि ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में मुझे सामने सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। मेरा ट्रक उस आदमी के नजदीक पहुंचा तो जो मैंने देखा वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने पलटकर पीछे सीट में देखा। मेरे पीछे सीट एकदम खाली थी। जहां पर अभी उस्ताद जी सोए थे वहां पर अब कोई नहीं था। मैंने सामने सड़क की तरफ देखा। उस्ताद जी सड़क के किनारे खड़े थे। मैंने ट्रक रोका और उस्ताद जी ट्रक में चढ़े और मुझे देखकर गालियां बकने लगे। वो अभी भी नशे में थे, मगर उनका नशा पहले से कम हो चुका था। गालियों के बीच उन्होंने मुझे बताया कि वो पेशाब करने के लिए ट्रक से नीचे उतरे उसी वक्त जब मैं ट्रक के टायर चेक करने के लिए ट्रक के पीछे गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस्ताद जी को क्या समझाऊं कि मैंने उन्हें जंगल में पेड़ के पास भी खड़े देखा और ट्रक में सोया हुआ भी देखा। अगर मैं उन्हें यह सब समझाता तो वो मुझे टूचिया ही समझते। इसलिए मैं हमेशा की तरह चुपचाप उनकी गालियां सुनता रहा। मगर मन ही मन मैं समझ चुका था कि मेरे साथ अभी अभी कुछ ना कुछ तो पैरानॉर्मल घटा है। अगले दिन जब उस्ताद जी पूरी तरह से होश में थे तब मैंने उन्हें सारी बात बताई। तब उन्होंने मुझसे कहा, कभी भी किसी भी हाल में किसी सुनसान अंधेरे जंगल में ट्रक से नीचे अकेले मत उतरना। ये जंगल सिर्फ खतरनाक जंगली जानवरों के लिए बदनाम नहीं है। इन जंगलों में बुरी आत्माएं भी वास करती हैं, जिनके चंगुल में एक बार फंस गए तो फिर निकल पाना बहुत मुश्किल होता है।
मेरा नाम रॉबर्ट है। ये बहुत साल पुरानी बात है। तब मैं अपने होम टाउन वेस्ट वर्जीनिया में ट्रक चलाता था। हफ्ते में 5 दिन और रात मैं ट्रक चलाता रहता था। बस वीकेंड में ही आराम मिलता था। वीकडेज हमेशा थका देने वाले हुआ करते थे। खैर, वो मेरे ड्राइविंग करियर के शुरुआती दिन थे जब ये अजीब सी घटना मेरे साथ घटी। दरअसल एक रात मैं वेस्ट वर्जीनिया के एक सुनसान जंगल के बीच अपना ट्रक लेकर जा रहा था। जिस सड़क में मैं जा रहा था उस सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ मेरे ट्रक की रोशनी से सड़क चमक रही थी, वरना बाकी उस सड़क में मेरे अलावा कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। मैं भी पहली बार रात में उस हाईवे में आया था, वरना तो मेरे सारे ट्रिप दिन में ही होते थे। उस रात जब मैं उस जंगल के बीच हाईवे में अपना ट्रक दौड़ा रहा था, तभी अचानक सड़क में जंगल से टप्पे खाते हुए एक बॉल सड़क के बीचों बीच आकर रुक गई। वो एकदम चटक लाल रंग की बॉल थी। मैंने तुरंत अपने ट्रक में ब्रेक्स लगाए। मेरे दिमाग में सीधे ये थॉट आया कि बॉल के पीछे पीछे भागता हुआ कोई बच्चा सड़क में आएगा। मैं ट्रक रोककर उससे नीचे उतरा और मैंने उस बॉल को ध्यान से देखा। वो चटक लाल रंग की बॉल थी। मैंने आसपास देखा मगर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने उस तरफ भी देखा जिस तरफ से वो बॉल उछल कर आई थी। उस तरफ घुप अंधेरा था। घने पेड़ों की वजह से वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैं तुरंत अपने ट्रक में चढ़कर बैठ गया। मेरा ट्रक अभी भी स्टार्ट ही था। मैं कुछ देर तक ट्रक में बैठे बैठे ही देखने लगा कि कौन उस बॉल को उठाने आता है, मगर कुछ मिनट तक कोई नहीं आया। तब मुझे याद आया कि जिस लोकेशन में मैं उस वक्त था, उस लोकेशन में दूर दूर तक कोई गांव नहीं था, ना ही कोई घर। फिर इस जंगल में इस तरह किसी बच्चे की बॉल का आना जरूर किसी मुसीबत का संकेत हो सकता है। यह सोचकर मैंने ट्रक का पहला गियर डाला और ट्रक आगे बढ़ा लिया। लेकिन मेरी नजर ट्रक के रियर व्यू मिरर में ही थी। मैं पीछे ही देख रहा था, ठीक उस बॉल को। मैं अभी थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि मैंने पीछे उसी जगह में देखा कुछ काली परछाइयां जंगल से निकलकर सड़क में उस बॉल के पास आकर खड़ी हो गई। एक काली परछाई ने उस बॉल को हाथ में उठा लिया। वो सब मेरे ट्रक की तरफ ही देख रहे थे। वो 4 लोग थे, पर अजीब बात थी, उनकी आंखें लाल चमक रही थी, एकदम चटक लाल, अजीब तरह से। धीरे धीरे मेरा ट्रक उनसे दूर पहुंच गया और फिर वो भयानक लोग दिखना बंद हो गए। पहले तो मुझे लगा कि वो बॉल किसी रॉबरी गैंग का ट्रैप होगा। बॉल फेंककर वो लोग गाड़ियों को रुकवा कर लूट लेते होंगे, लेकिन उनकी चमकती लाल आंखों को देखकर मुझे नहीं लगा कि वो कोई डकैत थे। उस जंगल से बाहर निकलकर अगली सुबह मैंने अपने साथी ड्राइवर से उस जगह के बारे में और उस लाल बॉल और उन लाल आंखों वाले लोगों के बारे में पूछा, तो बाकी ड्राइवर्स ने बताया कि उन्होंने भी जंगल के उस इलाके में वो लाल बॉल को सड़क में पड़े देखा था, और वही 4 लोगों को भी। मगर किसी ड्राइवर के साथ कभी कोई अनहोनी नहीं हुई, क्योंकि उस जगह में ड्राइवर्स को खास निर्देश दिए जाते हैं कि वहां पर गाड़ियों को रोकना नहीं है। मगर मैंने ट्रक रोका था और खुशकिस्मती से मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। न जाने वो कौन थे, उनका मकसद क्या था, पर यह सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर मैं उनके हाथ लग जाता तो न जाने वो मेरे साथ क्या करते। इस जगह में था, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। बिल्कुल करीब नहीं था, मगर कब्रिस्तान और मेरे दोस्त के घर के बीच एक नाला बहता था। उस कब्रिस्तान के चारों तरफ बाउंड्री वॉल थी। मैं कभी कभी अपने दोस्त के घर पे जाकर रुकता था। जब उसके घर पे कोई नहीं होता था तो मैं उसका साथ देने के लिए चला जाता था। लेकिन जिस रात ये घटना घटी उसके बाद मैंने उसके घर जाना ही छोड़ दिया। दरअसल उस रात मैंने और मेरे दोस्त ने 4 बोतल बियर पी। उसके बाद हम दोनों सो गए। आधी रात के करीब मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई और मेरी नींद टूट गई। मैंने देखा मेरा दोस्त कमरे से बाहर जा रहा था। उस दरवाजे के सामने एक लंबा कॉरिडोर था और उसके आखिर में टॉयलेट था। मैंने सोचा मेरे दोस्त को पेशाब आ रहा होगा, इसलिए वो टॉयलेट जा रहा है, तो मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया।
क्योंकि मुझे भी टॉयलेट जाना था। मेरे दोस्त ने सूसू किया और फिर बिना मुझे देखे मुझसे कुछ कहे वो सीधा वापस कमरे की तरफ चल दिया। वो नशे में था, नशा मुझे भी हो रहा था, इसलिए मैंने भी उसे कुछ नहीं कहा और टॉयलेट में घुस के अपना काम करने लगा। टॉयलेट में एक छोटी सी खिड़की थी जो घर के पीछे वाले हिस्से में खुलती थी, वहीं जहां वो गंदा नाला था और उसके पीछे एक कब्रिस्तान था। मेरी नजर कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल पर गई और मैंने उसके ऊपर किसी को बैठे हुए देखा। वो जो भी था इस तरह से बैठा हुआ था कि उसका मुंह हमारी तरफ ही था। मैं टॉयलेट से बाहर आया और एक बड़ी खिड़की के पास जाकर उसे देखने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मुझे खिड़की में खड़ा देख लिया था। वो उस दीवार में खड़ा हो गया। तब मुझे पता चला कि वो कोई औरत थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। वो उस दीवार में चलने लगी, मगर उसका चेहरा मेरी ही तरफ था। मुझे साफ नजर नहीं आ रहा था क्योंकि चारों तरफ अंधेरा था, मगर आसपास की रोशनी के रिफ्लेक्शन से थोड़ा बहुत नजर आ रहा था। उसका चेहरा राइट साइड को था, यानी कि मेरी ही तरफ, मगर वो चल सामने की तरफ रही थी। तभी मुझे मेरे पीछे पानी गिरने की आवाज आई। मैंने झट से पलटकर पीछे देखा तो मैं एकदम से डर गया क्योंकि मेरे पीछे मेरा दोस्त खड़ा नाली में पेशाब कर रहा था। मैंने उसको कहा, अबे वो देख, वो औरत कौन है? मेरे दोस्त ने खिड़की की तरफ देखा और बोला, कौन सी औरत? मैंने वापस खिड़की से बाहर देखा, मगर वहां अब कोई नहीं था। मैंने वापस अपने दोस्त की तरफ देखा तो इस बार मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। मेरा दोस्त उल्टे कदम चलता हुआ कमरे की तरफ जा रहा था, यानी कि उसका चेहरा मेरी तरफ था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मुझे ही घूर रही थी, मगर वो चल पीछे की तरफ रहा था। ये देखकर डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। मैं कहीं भाग भी नहीं सकता था क्योंकि घर से बाहर जाने का रास्ता कॉरिडोर के उस तरफ था और कॉरिडोर में तो मेरा दोस्त उल्टे कदम चल रहा था। जैसे ही मेरा दोस्त उल्टे कदम चलता हुआ कमरे में घुसा, मैं तुरंत दौड़ते हुए उसके घर से बाहर निकला और मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और सीधा अपने घर आ गया। अगली सुबह मेरे दोस्त का कॉल आया और उसने मुझसे पूछा कि मैं उसके घर से उसे बिना बताए कब चला गया। तब मैंने अपने दोस्त को रात की घटना के बारे में बताया और यह भी कि वो खुद भी किसी भूत की तरह चल रहा था। तब मेरे दोस्त ने जो मुझे बताया वो सुन के तो मेरे होश ही उड़ गए। उसने बताया कि उसके पीछे जो नाला है उसमें बहुत साल पहले एक अनजान औरत की लाश मिली थी। उस लाश का कोई नाम पता नहीं मिला तो फिर उसको उसी कब्रिस्तान में गाड़ दिया गया। कहते हैं कि वो उस कब्रिस्तान में अक्सर दिखाई देती है, मगर मेरे दोस्त ने या उसके घर वालों ने कभी भी उस औरत का भूत नहीं देखा। और दूसरी बात जो उसने बताई वो और ज्यादा डरा देने वाली थी, जिसका एक्सप्लेनेशन खुद मेरे दोस्त के पास नहीं था। और वो बात ये थी कि वो पिछली रात सिर्फ एक ही बार पेशाब करने के लिए बाहर आया था। जब मैंने मेरे दोस्त को यकीन दिलाया कि वो दूसरी बार भी बाहर आया था और उसने नाली में पेशाब किया, तो मेरे दोस्त ने फोन में मेरे से बात करते करते ही अपना सीसीटीवी फुटेज चेक किया और मुझे बताया कि उस फुटेज में मैं खिड़की के पास खड़ा हूं और हवा में किसी से बात कर रहा हूं। और उसके बाद मैं डरा सहमा सा कॉरिडोर की तरफ देख रहा हूं और फिर डर कर भागते हुए घर से बाहर निकल गया हूं। मैंने अपने दोस्त को समझाया कि मैं हवा में नहीं बल्कि उसी से बात कर रहा था और उसे ही अजीब तरह से किसी भूत की तरह चलता हुआ देखकर वहां से डर कर भागा था। मगर मेरा दोस्त मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया और उस रात के बाद मैं कभी उसके घर नहीं गया। आज भी मुझे वो घटना याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा नाम कोमल है। यह घटना मेरे साथ आज से 15 साल पहले घटी थी। तब मैं बीटेक कर रही थी और एक गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। तब मैं शाहरुख खान की बड़ी दीवानी थी, आज भी हूं, पर उस वक्त मैं शाहरुख के लिए ज्यादा पागल थी और शाहरुख की वजह से ही उस दिन मैं मरते मरते बची थी। दरअसल सिनेमा हॉल में शाहरुख खान की रब ने बना दी जोड़ी लगी हुई थी और मेरे दोस्त अविनाश ने उस मूवी की लेट नाइट शो की टिकट्स भी खरीद लिए थे। मुझे बस रात में हॉस्टल की दीवार को फांद के पिक्चर हॉल जाना था
अविनाश के पास उस वक्त कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए उसने मुझे डायरेक्ट पिक्चर हॉल में ही मिलने को बोला। मैंने जैसे तैसे सबसे छुप छुपा के हॉस्टल की दीवार फांदी। मैं दीवार की जिस तरफ कूदी वो कब्रिस्तान की जमीन थी और मुझे रोड तक पहुंचने के लिए उसी कब्रिस्तान के बीच से होके गुजरना था। रात के 9 बज रहे थे। कब्रिस्तान में चारों तरफ शांति थी। वैसे तो मुझे भूत प्रेतों से डर नहीं लगता था, क्योंकि उस वक्त तक मेरे साथ कभी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था, मगर उस वक्त रात के उस अंधेरे में वो कब्रिस्तान डरावना लग रहा था। पर मुझे कुछ भी करके SRK की मूवी देखने जाना ही था, तो मैं कब्रिस्तान के बीच से ही चलने लगी। उस कब्रिस्तान में कई सारी नई पुरानी कब्रें थी, मगर एक कब्र थी जो ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर पहले ही खोदी गई हो। वो एक गड्ढा ही था और उस गड्ढे के अंदर से मुझे एक कुत्ते के पिल्ले की रोने की आवाज आई। मैं उस गड्ढे के करीब गई और सोचा उस पिल्ले को बाहर निकाल लूं, फिर आगे बढ़ूंगी। मैंने उस गड्ढे के अंदर झांक के देखा, मगर उसके अंदर अंधेरा था। मैंने जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला और उसकी फ्लैश लाइट जला के गड्ढे के अंदर देखा, मगर उसके अंदर कुछ भी नहीं था और अब आवाज आनी भी बंद हो गई थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हो, और जैसे ही मैं पलटकर पीछे देखती, उससे पहले ही उसने मुझे धक्का मारा और मैं सीधा उस गड्ढे के अंदर गिर गई। अब मैं उस गड्ढे के अंदर थी और बाहर से मुझे किसी की हंसी सुनाई दी, किसी औरत की हंसी। मैंने उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर वो गड्ढा करीब 6 फीट गहरा था। मैं जितना निकलने की कोशिश करती, मैं वापस फिसलकर अंदर ही गिर जाती। तभी मैंने गड्ढे के बाहर किसी का सिर देखा। वो गड्ढे में झुककर मुझे ही देख रहा था। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे। इसी से पता चल रहा था कि वो कोई औरत है, मगर उसका चेहरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे की वजह से सिर्फ मुझे उसकी परछाई ही दिखाई दे रही थी। वो सिर्फ गड्ढे की तरफ झांक कर खड़ी रही। मैं भी चुपचाप गड्ढे में से उसे ही देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो काली परछाई उस गड्ढे से पीछे हट गई। मैंने तुरंत अपना फोन ढूंढा और अपने दोस्त अविनाश को कॉल किया और उससे बताया कि मैं कब्रिस्तान में एक गड्ढे के अंदर गिर गई हूं। थोड़ी देर बाद वो आया और उसने मुझे उस गड्ढे से बाहर निकाला। उसके बाद हम दोनों कब्रिस्तान से बाहर निकले और बाहर वॉचमैन से कब्रिस्तान के अंदर उस औरत के बारे में पूछा। पहले तो वॉचमैन ने मुझे और अविनाश को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरा और हमसे पूछा कि हम दोनों कब्रिस्तान के अंदर कर क्या रहे थे। मैंने उसे सारी बात बताई। तब वॉचमैन बोला, यह कब्रिस्तान है मैडम, रात में यहां इंसान नहीं भूत घूमते हैं। अविनाश ने उसे 100 रुपए दिए और कहा कि यह बात किसी को ना बताए कि मैं हॉस्टल से दीवार फांद के कब्रिस्तान में घुसी थी। उसके बाद अविनाश वहीं से अपने घर चला गया और मैं हॉस्टल की दीवार फांद के अंदर चली गई, क्योंकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। हम पिक्चर देखने नहीं जा सकते थे, इसलिए मैं वापस हॉस्टल में चली गई और अविनाश अपने घर। उस रात के बाद मैं हर रात कब्रिस्तान में देखती रहती थी कि क्या पता वो औरत मुझे फिर से दिखाई दे जाए, मगर वो मुझे फिर कभी दिखाई नहीं दी। मेरा नाम संतोष है और ये बात बहुत पुरानी है। मैं उस वक्त 21 साल का था। मुझे नौकरी की बहुत जरूरत थी। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और ऊपर से मेरा चेहरा भी आधा जला हुआ था, और इसी वजह से मुझे कोई छोटा मोटा काम भी नहीं मिल पा रहा था। बचपन में हमारे घर में आग लगी थी और उसी आग में मेरा आधा चेहरा झुलस गया था। बड़ी ही कोशिश के बाद मुझे एक कब्रिस्तान में वॉचमैन की नौकरी मिल गई। 4000 रुपए तनख्वाह थी और काम था कब्रिस्तान की देखरेख करना। कब्रिस्तान के मेन गेट के पास ही एक सर्वेंट क्वार्टर था और उसी में मैं रहता था। मैं अकेला ही रहता था। बस एक सड़क का कुत्ता था जिसे मैं बचा कुचा खाना दे दिया करता था, तो वो मेरे दरवाजे के बाहर ही सोया रहता। अगर वो कुत्ता कब्रिस्तान में कोई आहट को सुनता तो वो भौंकता था, और जिस वजह से मेरा काम आसान हो गया था, उसकी वजह से मुझे निगरानी रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। शहर में अगर किसी की मौत हो जाती तो मेरी अच्छी कमाई हो जाती थी, क्योंकि मुझे कब्र खोदने के भी पैसे मिलते थे।
मेरा गुजारा सही चल रहा था, मगर एक रात मेरे साथ एक बेहद ही भयानक घटना घटी। एक दिन एक मुर्दे को उस कब्रिस्तान में लाया गया। वो मुर्दा एक औरत का था, एक बूढ़ी औरत का। उसके साथ ज्यादा लोग नहीं थे, गिनती के 8 लोग ही थे, वो भी सभी आदमी। मैंने कब्र के लिए गड्ढा पहले से ही खोद के तैयार रखा हुआ था। उन 8 आदमियों में से एक आदमी ने दुआ पढ़ी और फिर उस ताबूत को गड्ढे में डालकर दफना दिया और फिर वो वहां से चले गए। उन 8 आदमियों के चेहरे में शोक के भाव नहीं थे, यहां तक कि उन्होंने उस कब्र के ऊपर फूल, मोमबत्ती, अगरबत्ती कुछ नहीं जलाई, बस उस लाश को दफना कर वहां से चले गए। उसी रात जब मैं अपने कमरे में सोया हुआ था, तभी दरवाजे पर लेटा हुआ कुत्ता भौंकने लगा। वो सामान्य ढंग से नहीं भौंक रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के ऊपर भौंक रहा हो। मैं दरवाजा खोल के बाहर निकला। मैंने टॉर्च की रोशनी कब्रिस्तान में चारों तरफ घुमाई, मगर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने कुत्ते को चुप कराया और वापस कमरे में चला गया। मैं अभी अपने बिस्तर में लेटा ही था कि तभी मेरा कुत्ता रोता हुआ उस कब्रिस्तान से बाहर भाग गया। उसके जाने के बाद मैंने भी सोचा कि अच्छा ही है, अब मैं शांति से सो सकता हूं। मगर जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की कि मुझे दरवाजे के बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। वो किसी औरत के रोने की आवाज थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो दरवाजे के एकदम पास खड़ी होकर रो रही हो। मैंने कमरे की लाइट जलाई और बाहर खड़ी उस औरत को आवाज दी, कौन कौन है बाहर? मेरे ऐसा कहते ही बाहर से रोने की आवाज आनी बंद हो गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा। बाहर एक औरत मेरे कमरे से दूर जा रही थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके सफेद बाल खुले हुए थे। उसकी चाल से लग रहा था कि वो कोई बूढ़ी औरत है। उसकी कमर टेढ़ी थी और वो अजीब ढंग से झुककर चल रही थी। अजीब बात थी क्योंकि कब्रिस्तान के गेट में ताला लगा हुआ था और उसकी बाउंड्री वॉल भी काफी ऊंची थी। फिर ये औरत अंदर कैसे आ गई और ये कमरे के पास आकर क्यों रो रही थी? ये सवाल मेरे मन में आए। मैं दरवाजा खोल के बाहर निकला और मैंने उस औरत को आवाज दी। वो औरत चलते चलते रुक गई, मगर वो मेरी तरफ पलटी नहीं। मैं उसके करीब गया। मैंने उससे कहा, माता जी आप यहां कैसे आई? जाइए, अपने घर जाइए, कल सुबह आइएगा। मगर वो औरत उसी तरह खामोश खड़ी रही। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उस रात से पहले मेरे साथ कभी कोई भूतिया घटना नहीं घटी थी और कब्रिस्तान में काम करते करते भूतों पर से मेरा विश्वास भी खत्म हो गया था। इसलिए वो औरत कोई भूत हो सकती है, ऐसा मुझे ख्याल भी नहीं आया। मैंने उसे फिर से आवाज दी, मगर वो बूढ़ी औरत खड़ी रही। मैं उस बूढ़ी औरत के कंधे पर हाथ रखने ही वाला था कि तभी मेरी नजर नीचे उसी कब्र की तरफ गई जिसमें आज दिन में एक डेड बॉडी दफनाई गई थी। वो कब्र अभी खुली हुई थी, उसके अंदर का ताबूत भी खुला हुआ था। तभी मेरे सामने खड़ी वो बूढ़ी औरत उस कब्र में उतरी और उसके ताबूत में जाकर लेट गई और फिर उस कब्र की मिट्टी अपने आप उसमें भरने लगी। मेरे देखते ही देखते वो कब्र पूरी तरह से भर गई। बस उसी वक्त मैं सीधा उस कब्रिस्तान के गेट की तरफ भागा और वहां से सीधा चर्च के बाहर जाकर बैठ गया। अगले दिन उस चर्च का केयर टेकर वहां आया और उसने मुझे चर्च के बाहर लेटा हुआ पाया। उसने मुझे जगाया और मुझसे पूछा कि मैं वहां क्या कर रहा हूं। तब मैंने उसे कब्रिस्तान में घटी घटना के बारे में बताया तो उसने मेरा यकीन नहीं किया, पर उसने मुझे उस बूढ़ी औरत की कहानी बताई। उसने बताया कि 1 महीना पहले उस बूढ़ी औरत के इकलौते बेटे की शादी हुई थी। कुछ दिन बाद उसका बेटा और बहू हनीमून मनाने चले गए। उन्होंने अपनी बूढ़ी मां को घर में ताला लगाकर बंद कर दिया। कुछ दिन तक तो बेचारी बूढ़ी औरत बचा कुचा खाती रही और फिर जब खाने पीने का राशन खत्म हो गया तब वो बूढ़ी औरत भूखी रही और अपने बेटे का इंतजार करती रही और फिर कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। जब आस पड़ोस में सड़ने की बदबू आई तब पता चला कि बुढ़िया कई दिनों से घर के अंदर मरी पड़ी है। वो बेचारी किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकती थी क्योंकि वो गूंगी थी। तब चर्च के कुछ आदमियों ने उसका फ्यूनरल किया। ये बात सुनकर मुझे भी उस बूढ़ी औरत के लिए दुख हुआ। मैं वापस कब्रिस्तान गया।
मैं अपने साथ कुछ मोमबत्ती, अगरबत्ती और फूल लेकर आया था। मैंने उसकी कब्र के ऊपर फूल चढ़ाए, मोमबत्ती अगरबत्ती जलाई और उसकी कब्र के पास एक पैकेट बिस्किट रखाया। अब तक मुझे समझ आ गया था कि कल रात वो मेरे दरवाजे पर आकर क्यों रो रही थी। शायद उसको कुछ खाने को चाहिए था। उस रात के बाद मुझे कभी वो बूढ़ी औरत दिखाई नहीं दी। मेरा नाम पुष्पा है और ये कहानी तब की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। जिस गांव में मेरी शादी हुई थी उस गांव में अंग्रेजों के जमाने का एक चर्च था और उसी के पीछे एक टूटा हुआ घर था जिसमें उस चर्च का पास्टर और उसकी बीवी रहा करती थी। मगर उसके और उसकी बीवी के मरने के बाद उस घर में ताला लगा दिया गया था और समय के साथ वो घर अब खंडर बन चुका था। उस पास्टर और उसकी बीवी की कब्रें उस खंडर से कुछ कदम की दूरी पर ही थी। उस खंडर और उन कब्रों के आसपास की जमीन किसी गोल्फ ग्राउंड के समान थी, एकदम साफ सुथरी। उस जगह में दूर दूर तक कोई घर नहीं था, सिर्फ खेत ही खेत थे, जिन खेतों में दिन के वक्त औरतें काम करती थी। मेरे ससुराल वालों का खेत भी वहीं पर था, उसी टूटे हुए खंडर के पास। एक शाम मैं अपने खेत में घास काट रही थी, तभी मुझे मेरी सास ने आवाज दी। मैंने आसपास देखा तो मुझे मेरी सास कहीं दिखाई नहीं दी। मैंने उन्हें आवाज दी तो वो बोली, पुष्पा यहां आ और ये घास की गठरी उठाकर मेरे सिर पे रख दे। मुझे नहीं पता था कि मेरी सास भी खेत में आई हुई है। मैं उनकी आवाज की तरफ गई। वहां पहुंचकर मैंने आसपास देखा, वो कहीं नहीं थी। तो मैंने अपनी सास को आवाज दी तो मेरी सास बोली, अरे अपने पीछे देख, मैं तेरे पीछे ही हूं। मैंने पलट के पीछे देखा मगर मेरे पीछे मेरी सास नहीं थी, बल्कि वो दो कब्रें थी जिनके अंदर पास्टर और उसकी बीवी दफन थी। मैंने फिर से अपनी सास को आवाज दी मगर इस बार मेरी सास ने कोई जवाब नहीं दिया। मगर मुझे दो जनों की दबी सी हंसी सुनाई दी, जिसमें एक हंसी आदमी की थी और एक हंसी औरत की। मैंने गौर से उन दोनों कब्रों की तरफ देखा और महसूस किया कि वो दबी हुई हंसी उन्हीं कब्रों से आ रही थी। मैं डरकर तुरंत वहां से भागी और आड़े टेढ़े रास्तों से भागते हुए सीधे अपने घर पहुंची। घर पहुंचकर मैंने अपनी सास से पूछा कि क्या वो खेत में आई थी। वो बोली, नहीं तो क्यों पूछ रही है। तब मैंने अपनी सास को बताया कि किसी ने उनकी आवाज में मुझे उन दो कब्रों के पास बुलाया और जब मैं वहां पहुंची तो मुझे उन दोनों कब्रों से हंसी की आवाज सुनाई दी। तब मेरी सास ने बताया कि वो जगह भूतिया है, वहां पर उस पास्टर और उसकी बीवी की आत्मा आज भी घूमती है, मगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। हम अगर वहां पर जुआ खेलने वाले शराबियों को थप्पड़ या लात मारकर चर्च से दूर जरूर भगाती हैं। तब मुझे समझ आया कि उस पास्टर और उसकी बीवी की आत्मा ने मेरे साथ सिर्फ मस्खरी की थी। मैं आज भी खंडर के पास घास काटती हूं। कभी कभी घास काटते हुए मैं गुनगुनाती हूं तो मुझे मेरी आवाज के साथ किसी और के गुनगुनाने की भी आवाज सुनाई दे जाती है, पर मैं डरती नहीं हूं। हाँ, मगर चुप जरूर हो जाती हूं, क्योंकि आखिर वो हैं तो भूत ही। मेरा नाम सीमा है और ये घटना मेरे बचपन की है, सन 1995 की। तब मैं सिर्फ 11-12 साल की थी और मुझे भूत प्रेत जैसी किसी चीज के बारे में नहीं पता था। एक शाम मैं बाकी बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। मेरी डायन थी और मैं एक खंबे के पास जाकर बाकी बच्चों की तरफ पीठ करके गिनती गिनने लगी। तब तक सभी इधर उधर छुप गए। अब मेरी बारी थी सबको ढूंढने की, मगर ना जाने सभी ऐसी कौन सी जगह में जाकर छुप गए थे कि मैं उन्हें ढूंढ ही नहीं पा रही थी। हम जिस जगह पर छुपन छुपाई खेल रहे थे वो एक खाली प्लॉट था जो हमारे घर से थोड़ा ही दूरी पर था। उस प्लॉट के एक तरफ एक घर था जो आधा ही बना हुआ था, यानी उसकी छत और दीवारें तो बन चुकी थी मगर दरवाजे खिड़कियां नहीं लगे थे और ना ही उसमें पेंट हुआ था। उस घर को बहुत साल पहले आधा बना हुआ ही छोड़ दिया गया था। उस प्लॉट के दूसरी ओर बुनियाद बनी हुई थी जिसके ऊपर घर बनना बाकी था, लेकिन उसे भी आधे में ही छोड़ दिया गया था, जिसमें अब हम बच्चे खेलते थे। उस जगह के बाद यूकेलिप्टिस का एक जंगल था
जिसके बीच में एक कब्रिस्तान था। उसी कब्रिस्तान की वजह से वहां पर कॉलोनी बस नहीं पा रही थी। जिन्होंने भी घर बनाने की कोशिश की उनका काम आधे में ही रुक गया। पर जो भी हो, वो हमारे खेलने के लिए अच्छी जगह थी। हम बुनियाद के ऊपर दौड़ते, उन अधूरे बने घरों के अंदर छुपते, कभी यूकेलिप्टिस के पेड़ों के बीच झाड़ियों में भी छुप जाते थे। उस शाम जब मैं अपने दोस्तों को ढूंढ रही थी, तब मैंने उन्हें सब जगह ढूंढा, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिले। तभी मुझे यूकेलिप्टिस के पेड़ों के बीच छुपे हुए मेरे एक दोस्त की पीठ दिखाई दी। मैं चुपचाप उस तरफ गई और वहां पहुंचकर देखा तो वो अब और दूर चला गया था। ऐसा करते करते मैं उस जंगल के काफी अंदर घुस गई। मैंने देखा मेरे सामने एक कब्रिस्तान था। मैंने उस कब्रिस्तान के बारे में सुना था, लेकिन आज उसको मैं पहली बार देख रही थी। उस कब्रिस्तान की दीवार एक तरफ से टूटी हुई थी और मैंने उसी के अंदर जाते हुए अपने दोस्त को देखा। मैं उसकी आइस पाइस करके ही मानने वाली थी, तो मैं उस कब्रिस्तान के अंदर चली गई। शाम गहरा चुकी थी। इस वक्त तक मुझे घर चले जाना चाहिए था, मगर मैं अभी भी वहां भटक रही थी। मैंने अपने दोस्त को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। उस कब्रिस्तान में ढेर सारी कब्रें थी और उन कब्रों के आसपास झाड़ियां उगी हुई थी। मैंने हर तरफ देखा, मगर मुझे मेरा दोस्त कहीं दिखाई नहीं दिया। तब मैंने हार मान ली और अपने दोस्त का नाम पुकार कर उसे बुलाया और बोला, चल यार, बहुत देर हो गई है, घर चलते हैं। तभी मेरी पीठ पर किसी ने हाथ मारा, जैसे छुपन छुपाई में धप्पा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। मैंने पलटकर पीछे देखा, सोचा मेरा दोस्त होगा, मगर पीछे कोई नहीं था। मैंने उससे कहा, यार तू फिर से छुप गया, चल ना घर चल, रात होने वाली है। फिर से मेरी पीठ पर किसी ने हाथ मारा। मैंने फिर से पलटकर पीछे देखा, मगर अभी भी वहां कोई नहीं था। अब मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने कांपती आवाज में अपने दोस्त का नाम पुकारा। बस तभी मेरी पीठ पर फिर से किसी ने हाथ मारा और इस बार इतनी जोर से हाथ मारा कि मैं जमीन में गिर गई। और फिर किसी अदृश्य शक्ति ने मेरे पैर पकड़े और मुझे घसीटने लगी। मैं जोर जोर से रोने चीखने लगी, खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी। मेरे पैर हवा में ऊपर उठे हुए थे और न जाने कौन मुझे जमीन में घसीट रहा था। तभी मेरी चीख सुन के मेरे दोस्त वहां दौड़ते हुए आए और मुझे जमीन में गिरा पड़ा पाया। उन्होंने मुझे उठाया और उस कब्रिस्तान से बाहर लेकर गए। जब हम घर की तरफ जा रहे थे, तब मैंने उन्हें सारी बात बताई। घर पहुंचकर मम्मी ने मुझे बहुत मारा और अगले दिन से मेरा खेलने जाना बिल्कुल बंद कर दिया। मेरी मम्मी ने बताया कि अगर एक बार भूत सिर पर चढ़ गया तो उसे उतारना बहुत मुश्किल होता है। मेरी एक मौसी थी, बहुत खूबसूरत, उनके ऊपर भी एक भूत चढ़ गया था, जिसकी वजह से वो पागल हो गई थी और फिर एक दिन उनकी मौत हो गई। ये बात सुनकर तो मुझे भी डर लगने लगा और फिर मैं उस तरफ कभी खेलने नहीं गई। मैं आज भी कब्रिस्तान और शमशान जैसी जगहों से दूर ही रहती हूं। मेरा नाम मनीष है और मैं आज आपको मेरे साथ घटी एक बेहद ही डरावनी घटना के बारे में बताने वाला हूं। एक ऐसी घटना जिस पे यकीन कर पाना आसान नहीं है। दरअसल बात तब की है जब मैं मोटो व्लॉगिंग किया करता था। 2018 की बात है। मुझे कैंपिंग करने का बड़ा शौक था। मैं किसी भी जगह में सोलो कैंपिंग कर लिया करता था, चाहे जंगल हो या नदी किनारे या फिर रेगिस्तान ही क्यों ना हो। मैं कहीं भी अपना कैंप लगा लेता और उस पूरे ट्रिप का मैं वीडियो बनाता था यूट्यूब में डालने के लिए। व्यूज अच्छे आते थे तो जोश और भी ज्यादा बढ़ जाता था और फिर मैं और ज्यादा सुनसान जगहों में जाकर कैंपिंग किया करता था। ऐसे ही एक बार मैं एक हिल स्टेशन जा रहा था। वहां पहुंचते पहुंचते मुझे लेट हो गया था, तो मैंने सड़क के किनारे कैंपिंग करने का फैसला किया। मैंने एक अच्छी जगह ढूंढी और फिर मैं अपना कैंप लगाने लगा। टेंट लगाते हुए मैं वीडियो शूट कर रहा था। फिर मैंने मैगी बनाई और मैगी खाकर मैं अपने टेंट में घुसा और सो गया। आधी रात में मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। वो बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था। मुझे लगा आसपास कोई घर होगा और ये रोने की आवाज वहीं से आ रही होगी। मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा,
मगर फिर धीरे धीरे वो रोने की आवाज बढ़ने लगी और अब एक नहीं, 3, 4 या फिर 5 बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि बच्चे रो रहे थे और उनके माँ बाप के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही थी। मैंने अपने कान में हेडफोन ठूसे और धीमी आवाज में म्यूजिक चला के सो गया। अगली सुबह मेरी नींद खुली तो मैंने आसपास अच्छे से देखा। आसपास कोई घर नहीं था और मेरे टेंट से बस कुछ ही दूरी पर एक बहुत गहरी खाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ साल पहले वहां लैंडस्लाइड हुआ हो। मैंने आसपास अच्छे से देखा मगर वहां कोई घर नहीं था। फिर मैंने सोचा कि रात में बच्चों के रोने की आवाज कहां से आ रही थी। इस सवाल का जवाब मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपना कैंपिंग का सारा सामान समेटा और अपनी बाइक में बांधकर वहां से आगे निकल गया। वहां से थोड़ी दूर जाने पर सड़क के किनारे मुझे एक चाय की दुकान दिखी। मैंने अपनी बाइक उसके सामने रोकी और एक कुर्सी में बैठकर मैंने बन और चाय का ऑर्डर दिया। मैंने उस चाय की दुकान वाले से पूछा कि भाई साहब, यहां से पीछे एक जगह थी जहां पर मैंने कल रात कैंपिंग किया हुआ था। मैं रात में वहीं रुका था। रात में मुझे कुछ बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। मुझे लगा आसपास घर होंगे, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई घर नहीं था। एक गहरी खाई थी, शायद वहां पहले कभी लैंडस्लाइड हुआ होगा। आप बता सकते हैं वो कौन सी जगह थी? तो चाय वाले ने पहले तो मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक घूरा और बोला, अब यूट्यूब में वीडियो बनाते हो? मैंने कहा हाँ। तो उस चाय वाले ने मुझसे कहा, देखो भाई, ऐसे किसी भी जगह में नहीं रुकते, खासकर रात में तो बिल्कुल भी नहीं। कौन सी जगह ना जाने कैसी है, वहां पर ना जाने कौन कौन से खतरे हैं। ऐसी जगहों में अकेले रुकना ठीक नहीं होता। जिस जगह की आप बात कर रहे हैं कि कल रात आप वहां पर रुके थे, उस जगह पर पहले एक छोटा सा गांव हुआ करता था, लेकिन एक बरसात की रात में बादल फटने की वजह से वो गांव पूरा का पूरा पहाड़ के साथ ढह गया। अब इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो बच्चों के रोने की आवाज कहां से आ रही थी, क्योंकि हम कभी वहां रात में नहीं रुके। हो सकता है कि आपके टेंट के आसपास कोई सियार हो, वो भी ऐसे ही बच्चों की तरह रोते हैं। उस चाय वाले की बात सुनकर मैं कन्विंस हो गया था कि कल रात वो आवाज बच्चों की नहीं बल्कि सियार की थी। तो मैंने वापस अपनी चाय पर फोकस किया। इस बीच मैंने अपना गोप्रो निकाल के वीडियो फुटेज चेक की। तब मैंने उस वीडियो फुटेज में जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस फुटेज में मैंने देखा कि जिस वक्त मैं अपने टेंट के बाहर मैगी बना रहा था, उस वक्त मेरे टेंट से कुछ दूरी पर 4 छोटे बच्चे खड़े होकर मेरी ही तरफ देख रहे थे और फिर जलती आग के धुएं में वो न जाने कहां गायब हो गए। मैंने उस फुटेज को जूम करके देखा तो गौर किया कि उन चारों बच्चों की आंखों की पुतलियां गायब थी और ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फटाफट अपनी चाय खत्म की और वहां से सीधा आगे बढ़ गया। मैंने एक होटल में नाइट स्टे किया और उसके अगले दिन मैं सीधा अपने घर वापस आ गया। घर पहुंचकर जब मैंने अपने गोप्रो का एसडी कार्ड निकाला और अपने लैपटॉप में लगाया तो आप यकीन नहीं करेंगे, वो एसडी कार्ड करप्ट हो गया। उसमें जितनी भी फुटेजेस थी वो गायब हो गई। इस घटना के बारे में मैंने जिस किसी को भी बताया, उन्होंने मेरा यकीन नहीं किया, लेकिन मैं ही जानता हूं जो मैंने देखा और जो मैंने सुना वो हकीकत है।